नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में आज हम आपको सीएफसी और मीथेन गैस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और सीएफसी एक्चुअल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, उसके बारे में डिटेल है। सूर्य की गर्मी को वातावरण में ही सोख कर धरती में वापस अंतरिक्ष में लौट जाने से रोकती है। ये एक तरह से धरती की सतह को गर्म करती है। CO2 समस्त ग्रीन हाउस गैसों में CO2 की सांद्रता वायुमंडल में सर्वाधिक 350 ppm यह है। सन 1980 में यह स्तर 280 से लेकर 290 ppm था, जो बढ़कर 1988 में यह 350 ppm। सन 2016 में यह 400 ppm तक पहुंच गया था। आशंका है कि सन 2050 में ये 500 से लेकर 700 ppm तक बढ़ जाएगा। वायुमंडल में ये करीब 0.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, जो पिछले 100 वर्षों में 35% तक बढ़ गई है। यद्यपि इसकी सांद्रता अन्य सभी ग्रीन हाउस गैसों से ज्यादा है, परंतु इसकी गर्माहट क्षमता अन्य गैसों की अपेक्षा बहुत कम है। इसी क्रम में वायुमंडल में हमारी सांद्रता इसकी सांद्रता अधिक होने से संपूर्ण भौतिक भौगोलिक गर्माहट में से इनका सबसे अधिक योगदान वायुमंडल में इसकी सांद्रता काफी सीमा तक स्थिर है, क्योंकि समुद्र और वायुमंडल के बीच में आदान प्रदान होता रहता है। अगर समुद्र में इनकी सांद्रता बढ़ती है तो वायुमंडल के द्वारा और वायुमंडल में बढ़ने से समुद्र द्वारा शोषित कर ली जाए, इससे परिणाम स्वरूप इसकी सांद्रता काफी हद तक स्थिर रहती है, परंतु इस आदान प्रदान का एक पृथ्वी पर किसी कारण सांद्रता इतनी अधिक हो जाए तो समुद्र इनके नियंत्रण में असमर्थ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वायुमंडल में इसकी सांद्रता में वृद्धि होना अवश्य भावी है। CO2 की मात्रा में 30% की वृद्धि विगत 2 शताब्दी में हुई है। हालांकि हाल ही के वर्षों में इस गैस का घनत्व तेल और कोयले जैसी जीवाश्म ईंधनों के जलने में तथा कटिबंधीय वर्षा वनों के विनाश के कारण बढ़ा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के लिए नवीन मानवीय क्रियाकलापों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके लिए CO2 जैसी ताप अवशोषित गैसों को जिम्मेदार माना गया है। रिपोर्ट में निष्कर्ष में ये कहा गया है कि तापमान में जिस तरह की वृद्धि परिलक्षित हुई है, वह केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हो सकती और उपलब्ध प्रमाणों से संकेत मिलता है कि मानवीय क्रियाकलापों ने जलवायु को प्रभावित किया है। वृद्धि का कारण वायुमंडल में CO2 बढ़ने के कई कारण हैं। विभिन्न प्रकार के कारखानों, मोटर वाहनों के नाम पर विशेष रूप से उल्लेखनीय इन स्रोतों में सन 1950 से लेकर अब तक 150 अरब टन CO2 पहुंच चुकी है। मात्र 1960 से लेकर 1980 तक यानी 20 वर्षों में सर्वाधिक 80 अरब टन CO2 वायुमंडल में आई है। इस समय विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 5 टन लकड़ी कोयला जलाया जाता है, जिसे हर वर्ष 66 अरब टन CO2 हवा में पहुंचती है। इससे प्रत्येक वर्ष लगभग 4% बढ़ोतरी हो रही है।
वनों की कटाई के पृथ्वी के जैविक पदार्थों अर्थात बायोमास पर तेज धूप पड़ती है, जिससे उनकी तेजी से ऑक्सीकरण होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस वजह से प्रत्येक वर्ष 2 से लेकर 4 अरब टन CO2 मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने वाली दूसरी गैस मीथेन की मात्रा में तो इस अवधि में 14.5 में से वृद्धि हुई है। मीथेन की वृद्धि के कारण तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें मवेशियों की बड़ी संख्या, धान की खेती, विनाश प्रमुख है। मीथेन का भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में इसका उत्सर्जन कई क्रियाओं के द्वारा विभिन्न स्रोतों से होता है। ये मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ने और उनके जलने और दलदली तथा जलमग्न धान के खेतों में दीमक और जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलती रहती है और वायुमंडल में मिल जाती है। वायुमंडल में इसकी प्रति वर्ष 1% की दर से वृद्धि हो रही है। इसकी ऊष्मायान क्षमता CO2 की तुलना में 36 गुना ज्यादा है और संपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में मीथेन का योगदान 20%। इन सभी स्रोतों से धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं का योगदान में 50%। IPCC 1990 के आंकड़े अनुसार संपूर्ण पृथ्वी में कुल 361 मेगाटन मीथेन प्रति वर्ष वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है। मीथेन मुख्यतः जमीन में पड़े कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन सहित रहित वातावरण में विशेष प्रकार के जीवाणु, जिन्हें मिथेनोजेन कहा जाता है, इसके द्वारा विखंडन के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के आधे जलने के कारण निकलती है। जुगाली करने वाले पशुओं में जैसे गाय, भैंस आदि में अमाशय में पाचन के दौरान मिथेनोजेन जीवाणु द्वारा CO2 का अवकरण करने के मीथेन की दर बहुत से कारकों, ताप, खेतों में जल, रिसाव दर, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, धान प्रजाति आदि की वृद्धि तथा अवधि वृद्धि अवस्था और धान के पौधों के जड़ों में एकत्रित होने वाली शर्करा की मात्रा आदि का प्रभाव पड़ता है। नाइट्रस ऑक्साइड इंफ्रारेड प्रकाश किरणों को शोषित करके वायुमंडल में गर्म करती है। ये गैस मुख्यतः भूमि में नाइट्रोजनस, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों और उर्वरकों का नाइट्रिफिकेशन के दौरान बीच में बनने वाली गैस है, जो वायुमंडल में रहती है। धान के जलमग्न खेतों को सूखने तथा पुनः बढ़ते सूखने रहने से अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्रेट का नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन होना एक प्रक्रिया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और फ्लोरोन और कार्बन के परमाणुओं के सहयोग से बना है। CFC एक अणु है जो CO2 के एक अणु की तुलना में 14,000 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करता है और धरती पर तापमान बढ़ाने से इसका 20% योगदान है। ओजोन ओजोन वाहनों द्वारा निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। ये गैसों का वायुमंडलीय 9% उसमें सक्रिय भूमिका निभाती है, जिसमें योगदान लगभग 9% है। इसका उष्णयन क्षमता CO2 के करीब
4 आती है। ये साथ ये चैप्टर आपका आज यही खत्म किया जाता है।